my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharamdev Arya from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School Bilaspur. Dear students, आज 36 के अंतर्गत गद्य खंड में चैप्टर 4 लखनवी अंदाज, इसके राइटर यशपाल जी हैं। पठन पाठन करेंगे। इससे पहले यशपाल जी का जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी जो मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमियों के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं हैं। उनके कहानी संग्रह में उन्होंने प्रमुख रचनाएं भी लिखी हैं। इसमें कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं। कहानी संग्रह में देखेंगे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता। और भी रचनाएं हैं इनसे हटके। अभिशप्त है कहानी संग्रह में। धर्म युद्ध भी लिखी है इन्होंने। चित्र का शीर्षक भी है उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल। ये इतने इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं। और कुछ इन्होंने अपने जीवन काल में उपन्यास भी लिखे। उनका झूठा सच बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जो झूठा सच है उपन्यास यशपाल जी का भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। और इनसे हटके और भी उपन्यास लिखे हुए हैं इन्होंने, जो कि अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने 12 घंटे भी इन्होंने उपन्यास लिखा है। झूठा सच है, क्यों फंसे, मनुष्य के रूप में, अप्सरा का श्राप और भी अन्य उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने अपने साहित्य में कहानी उपन्यास तो लिखे हैं, उनके साथ साथ कुछ नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। नाटक में देखें आप, नशे नशे की बात, ये नाटक इन्होंने लिखा है यशपाल जी ने। रूप की परख, गुडवाई, दंदे दिल, इन्होंने नाटक लिखे। इन्होंने संस्मरण भी लिखा है। एक संस्मरण है इनका सिंह अवलोकन, इम्पोर्टेंट संस्मरण है इनका सिंह अवलोकन। व्यंग लेख भी लिखे इन्होंने, चक्कर क्लब। और इन्होंने विचारात्मक निबंध भी लिखे हैं, मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष, राम राज्य की कथा। तो ये तो इनकी रही रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। देखिए, इन्होंने जो इनकी विशेषताएं हैं, आदमी से जुड़ी हैं इनकी रचनाएं हैं। और इन्होंने राजनीतिक पाखंड, पौराणिक, ऐतिहासिक तथ्यों के इनमें दर्शन भी होते हैं। दूसरी बात यह है, इन्होंने इनकी भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता जो है उनकी रचनात्मक विशेषता भी रही है। तो इस तरीके से इनका जो है जीवन परिचय होता है, क्योंकि यशपाल जी है। और यशपाल जी ने जो लखनवी अंदाज चैप्टर लिखा है, जो कि आगे पढ़ेंगे इसे।
लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज इनका जो है वो एक व्यंग है। कविता क्या है? व्यंग। देखिए इस कहानी के माध्यम से, व्यंग कहानी के माध्यम से इन्होंने जो है ये साबित किया है कि बिना कथ्य व घटना की भी कहानी की रचना की जा सकती है। लखनवी एक नवाब के माध्यम से उस पतनशील सामंती वर्ग पर तीखा कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेघर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान समय में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है और इसमें इस तरीके से इसमें ये दिया है। तो ये चैप्टर रीडिंग करते हैं। तो दिया है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में हुंकार रही थी। मुफस्सिल क्या होता है? एक केंद्र स्थल। केंद्र स्थल होता है नगर के इर्द गिर्द के स्थान के लिए, वहाँ पर जो मुफस्सिल कहा गया है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, अर्थात आवाज़ कर रही थी, चलने के लिए तैयार थी। केंद्र स्थल नगर के इर्द गिर्द के स्थान का नाम है जहाँ पर वो ट्रेन चलने के लिए उतावली हो रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश कहते हैं एक भद्र व्यक्ति के लिए, एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही हमको से वो असंतोष दिखाई देने लगा उनके चेहरे पर। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूरज की चिता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। देखिए यहाँ से पैराग्राफ भी आता है और इससे जो है रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं गद्यांश से संबंधित। तो इसमें बताया है कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने, क्योंकि जब वहाँ गए लेखक देखा तो पालथी मार कर बैठे थे, लेकिन वो उत्साह दिखाया ही नहीं। हमने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार के सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर को कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो देखिए इसमें बताया है कि एक व्यंग कहानी के माध्यम से संबंध में सोचना भीड़ से बचने के लिए क्या हुआ, सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गया। उस डिब्बे में उन्होंने देखा कि लखनऊ के नवाब की तरह एक सभ्य एवं शिष्ट व्यक्ति पालथी मारकर पहले से बैठा हुआ था और उसने अपने सामने 2 ताजे खीरे रखे थे। उस सज्जन के चेहरे पर लेखक को चिंता व असंतोष का भाव दिखाई देता है, लेकिन नवाब साहब ने दूसरे यात्री से मिलने की उत्सुकता न देखकर लेखक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। खाली समय में लेखक अपनी सोचने व कल्पना करने की आदत के अनुसार वह नवाब की असुविधा और संकोच के बारे में सोचना आरंभ कर देता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया होगा। यात्रा के दौरान समय काटने उद्देश्य से ये दोनों खीरे खरीदे होंगे, लेकिन लेखक को देखकर ही शायद वे चिंता में पड़ गए। आगे देखें। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज कहते हैं अभिवादन का एक ढंग होता है। जनाब, खीरे का शौक फरमाइए।
नवाब साहब का सहसा अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला सौब फरमाइए, है ना, शुक्रिया किबला सौब फरमाइए। तो इस तरीके से उन्होंने वो जवाब दिया। जो भी आपका शौक है उसे फरमाइए उन्होंने कहा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बताया कि नवाब साहब ने मौके की नजाकत को समझ लेखक ने नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। नवाब साहब ने मौके की नजाकत को समझते हुए लेखक ने से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए उन्होंने कहा। नवाब साहब के पढ़े स्वागत देकर लेखक भाव गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा ही समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया। और इसके बाद में अगला पैराग्राफ है, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें दिया है, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अपनी नवाबी दिखाना चाह रहे थे नवाब साहब। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। उसे सजाते भी गए काट करके ऐसे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले का जो तरीका है, खीरे बेचने के खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका तो जानते ही हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। एक तरीका होता है उन्हें बेचने का, जो कि जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। बुरक देना मतलब छिड़क देना, मिर्च जो थी सूखी हुई बुरक दी अर्थात छिड़क दी इस पर। आगे उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। स्फुरण क्या होता है? स्फुरण जो होता है वो फड़कना या हिलना। जो जबड़ों का स्फुरण से स्पष्ट था, जबड़े जो फड़क रहे थे उससे स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित का मतलब पानी भर आना। जो मतलब कहने का तात्पर्य कि उस प्रक्रिया में उनका जो मुख था वो खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, मतलब पानी भर रहा था। इन खीरों को देख करके उनके मुख में जो पानी आ रहा था। तो लेखक कहना चाहता है, इससे स्पष्ट है कि वह एक साधारण व्यक्ति जैसा समझ रहा था और खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया, पोंछा और काट कर उनको रगड़ा। इसके बाद चाकू छील कर उनके फांकों को काट दिया। फिर उसके ऊपर लाल मिर्च भी व जीरा मिलाकर छिड़क दिया और उन खीरे का रसास्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। प्लावित होना मतलब पानी आ रहा था। आगे देखेंगे, पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए। नवाब साहब ने हमारी ओर देख लिया और वल्लाह शौक कीजिए। अब वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है।
उन्होंने कहा कि लखनऊ का ये बालम खीरा है, आप जो है ज़रा हम तक देखिए और इसे शौक कीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिया जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, पनियाती किसे कहते हैं, रसीली, है ना, ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, जरूर आ रहा था। लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। अब देखिए किबला शौक फरमाइए, उन्होंने कहा ठीक है आप खाइए। अब उन्होंने इस बात को जो है उन्हें टाल दिया और शुक्रिया इस वक्त। अब कहने का तात्पर्य यह है कि नवाब साहब जो थे एक बार फिर उनको देख लिया, हमारी ओर देखा, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। भला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, नमक मिर्च छिड़क दिया जाने से ताजे खीरे की पनियादी फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेधा भी जरा कमजोर है, किबला सब फरमाइए। उन्होंने इस बात को कह करके और अपनी बात समाप्त कर दी। तो नवाब साहब ने सतृषण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले जाए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलकें मुद गईं और मुंह में भरा पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से देते भी हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए नेक्स्ट देखें पेज। मुंह और पलकें मुद गईं, मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया, मुंह से आए गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब मुंह में भराए पानी का घूंट गले से नीचे चला गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से स्वास्वादन का खिड़की के बाहर फेंकते गए। देखिए आप फोटो में। अब इसमें स्पष्ट बताया है कि लेखक नवाब साहब को देखकर सोच रहा था कि नवाब वैसे तो मियाँ रईस बनने का दिखावा कर रहा है और आम लोगों की नज़रों के बजाय खीरे खा रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। जीरा मिला नमक व मिर्च लगे खीरे देखकर लेखक के मुंह से पानी भर आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खाने की इच्छा नहीं है। वह कमज़ोर पेट होने का बहाना करते हुए मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्च लगे खीरे की फांकों को देखा तथा एक लंबी गहरी सांस लेकर खीरे की एक फांक को सूंघा। स्वाद का आनंद आंखें बंद करके लिया और मुंह में आए पानी को पीकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सूंघ कर सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो उन्होंने नवाबी दिखाना चाहते थे। नवाबी दिखाना चाहते थे, कोई बाकी और कुछ नहीं। आगे देखें। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी देख लिया, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों ये है खानदानी रईसों का तरीका। देखा जाए तो, और दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति हैं। आगे देखेंगे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नफासत कहते हैं स्वच्छता के लिए और नजाकत कहते हैं कोमलता के लिए। नफासत और नजाकत, समझे ना? नफासत, नजाकत, समझे? तहजीब तो आप जानते ही हैं। नफासत क्या होता है?
स्वच्छता होती है, नजाकत होती है कोमलता के लिए। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि नवाब साहब खीरे की सभी फांगों सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से मुंह हाथ साफ कर लिए। इसके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर इस तरह देखा मानो वह खुद को खानदानी रईस बता रहे हों। अंत में क्या होता है, अंत में नवाब साहब लेट गए और लेखक उसके खानदानी श्रेष्ठता, कोमलता, स्वच्छता के बारे में सोचते हुए उसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। नेक्स्ट देखें, हम गौर कर रहे थे, कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस क्या होता है, एक बढ़िया है, या एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, या अमूर्त, है ना। नफीस होता है बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट होता है सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। तरीका जरूर कहा जा सकता है, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नहीं। उदर मीन्स क्या होता है, पेट। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। समझे ना, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील क्या होता है, आसानी से ना पचने वाला। कह रहे लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील होता है आसानी से ना पचने वाला, ना पचने वाला। ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कह रहे ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा क्या होता है, मैदा होता है वो आमाशय, आमाशय के लिए कहते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार जा सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्रा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। वो कह रहे हैं कि खीरे और सुगंध और स्वाद की कल्पना से केवल पेट भर जाने का डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है, तो इसमें ये बताया गया है। तो देखिए आ सकता है, तो क्यों नहीं बिना घटना विचार पात्रों एक नई कहानी लिखी जा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने रीडिंग की लखनवी अंदाज की, इसके राइटर है यशपाल, इसे देखें और